स्क्रीन विजिबल हुई कि नहीं जरा एक बार चेक कर लो। जस्ट ए मिनट कर रहा हूँ। देखो स्क्रीन विजिबल हो गई। ओके, अब आगे चलते हैं। कल हमने क्या देखा? कल हमने देखा स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर। ओके, स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर। अब ये स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर जो है इसको जरा रिवाइज कर लेते हैं। उससे पहले ये जो हमने इधर लिखा हुआ है, हाँ, ऑपरेटर्स, एक बार बस नजर डाल दो इन पे। क्या क्या कह रही है? ये वाला ऑपरेटर जो है ये हमने कल पढ़ा। ये डन विद दिस ऑपरेटर, राइट? ओके, ये जो तीन ऑपरेटर्स है, इन तीन ऑपरेटर्स को हम बाद में पढ़ेंगे, अभी नहीं। क्लास एंड ऑब्जेक्ट के बाद हम इसको पढ़ सकते हैं। अभी हम जा रहे हैं न्यू ऑपरेटर के लिए। ओके, वी आर गोइंग फॉर न्यू ऑपरेटर। और ये न्यू ऑपरेटर वाले भाई साहब जो है वो काफी टाइम अपना खर्च करने वाले हैं, ठीक है? क्योंकि ये बहुत ही जरूरी ऑपरेटर है सी प्लस प्लस में भी और जावा में भी। ओके, न्यू ऑपरेटर, राइट? अब ये कैसे यूज होता है ये जरा समझना है, लेकिन उसके लिए हमें पहले पॉइंटर्स पता होना जरूरी है। तो आज हमें बस पॉइंटर की इंट्रोडक्शन लेनी है। ओके, पुराने बच्चे इससे थोड़े फेमिलियर होंगे, लेकिन जो नए लोग हैं उन्हें बता दूं ये बहुत ही इम्पोर्टेंट लेक्चर्स होने वाले हैं। यहाँ से आगे चाहे कुछ भी हो, आपको लेक्चर्स मिस नहीं करने हैं। नो मैटर व्हाट, डू नॉट मिस द लेक्चर। ओके, चलो ठीक है। कल का लेक्चर बच्चों थोड़ा बड़ा होगा। ओके, कोई भी प्लान नहीं करना है। सैटरडे है तो हो सकता है आपका बाहर जाने का प्लान वगैरह होगा, बट कल का जो लेक्चर है वो काफी बड़ा होने वाला है। ओके, अब हो सकता है कल, चलो शाम को ही लेते हैं। ओके, ठीक है। संडे का जो लेक्चर है वो हो सकता है हम मॉर्निंग में कंडक्ट करें 10:30 या फिर 11 बजे, राइट? या फिर संडे को छुट्टी भी हो सकती है। लेट्स सी हाउ इट वर्क्स। ओके, ठीक है। तो हमने क्या क्या देखा अब तक? अब तक हमने देखो ये सब चीजें देखी, कॉन्स्टेंट्स देखी। ओके, कॉन्स्टेंट्स हमने कैसे देखे? कॉन्स्टेंट्स में हमने कॉन्स्ट कीवर्ड यूज करके रीड ओनली वेरिएबल क्रिएट किया और इन्यूमरेशंस यूज करके हमने सिंबॉलिक कांस्टेंट क्रिएट किए। ओके, तो इन्यूमरेशंस यूज करके हमने क्या किए? सिंबॉलिक कांस्टेंट्स हमने क्रिएट किए। ओके, डिफरेंस बिटवीन कांस्ट and enumeration, very frequently asked questions in interviews. Difference between const, enumerations and macros. Okay, तो उसमें से कॉन्स्ट और इन्यूमरेशंस जो है वो हमने देख लिए। जब अगर कभी आपको टाइम मिले तो मैक्रोज जो है एक बार खुद से पढ़ने की कोशिश करना। बहुत ही सिंपल सा फंडा है मैक्रोज। ओके,
चलो ठीक है, तो कॉन्स्ट एंड इन्यूमरेशंस दोनों आपको क्लियर हुए। इसके बाद हमने स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर देखा। स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर, ओके, क्या करता है स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर, हमने किस लिए यूज किया था स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर? स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर हमने यूज किया था सबसे पहला बेसिक पर्पस टू एक्सेस ग्लोबल वेरिएबल्स, ओके, टू एक्सेस ग्लोबल वेरिएबल्स, राइट। मोस्टली कब ग्लोबल वेरिएबल एक्सेस करने के लिए हमें इनकी जरूरत है? when global and local variables have same name. Global and local variables have same name, तब डिफरेंशिएट करने के लिए हमें स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर की जरूरत होगी। तब डिफरेंशिएट करने के लिए हमें किसकी जरूरत होगी? स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर की जरूरत होगी। एवरीबडी क्लियर विद दिस, राइट? ठीक है, ओके, तो जस्ट अ मिनट। ओके, सो ग्लोबल एंड लोकल वेरिएबल्स जब सेम नेम के रहेंगे तब उनमें डिफरेंशिएट करने के लिए हमें किसकी जरूरत है? स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर की जरूरत है। डज दैट मीन कि अगर नेम्स सेम नहीं रहे तो स्कोप रिजोल्यूशन यूज नहीं कर सकते हैं? उस केस में भी कर सकते हो। अगर ऐसा रहा, सी int g is equal to 5, okay, then we have int main, ओके, और मेन फंक्शन में मैंने लिखा cout g, दिस विल प्रिंट 5, और अगर मेन फंक्शन में मैंने लिखा cout स्कोप रिजोल्यूशन g, दिस विल आल्सो प्रिंट 5। ये भी क्या प्रिंट करेगा? ये भी 5 प्रिंट करेगा। एवरीबडी क्लियर विद दिस? ये भी क्या प्रिंट करेगा? ये भी 5 ही प्रिंट करेगा। समझ गए हो? राइट, डन। तो ये था स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर। स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर के लिए हम लोकल वेरिएबल एंड ग्लोबल वेरिएबल के साथ फैमिलियर हुए। आगे जाके एक बार फिर से इसको रिवाइज जरूर करेंगे, लेकिन थोड़ी देर के लिए बता दो, ये लोकल वेरिएबल जो होते हैं क्या थी इनकी डेफिनेशन? रिप्लाई नहीं करना है, खुद को बताओ। लोकल वेरिएबल मतलब कौन से वेरिएबल्स हैं? these are the variables these are the variables declared inside the function, ओके, इन वेरिएबल्स को क्या कहते हैं? लोकल वेरिएबल्स। एंड वो आर द ग्लोबल वेरिएबल्स डिक्लेयर्ड outside any function, declared outside any function, okay, outside any scope, ठीक है। तो ग्लोबल वेरिएबल किसको कहोगे? दीज आर द वेरिएबल्स डिक्लेयर्ड आउटसाइड एनी फंक्शन और आउटसाइड एनी स्कोप। स्कोप मतलब क्या? वो ओपनिंग ब्रैकेट टू क्लोजिंग ब्रैकेट जो था, दैट इज स्कोप, दैट इज स्कोप, ओके। तो किसी भी स्कोप के बाहर अगर आपका वेरिएबल डिक्लेयर हुआ है तो फिर हम उसे क्या कहेंगे? लोकल ग्लोबल वेरिएबल कहेंगे, राइट। अब कुछ रूल्स थे लोकल और ग्लोबल वेरिएबल के। क्या रूल्स थे? एक बहुत ही सिंपल सा रूल है, देखो, लोकल वेरिएबल्स जो है, जस्ट मिनट, दान बाहेर जाऊ नका,
चलो ठीक है, तो लोकल वेरिएबल्स जो है नॉट एक्सेसिबल आउटसाइड ब्लॉक ऑफ डिक्लेरेशन, outside block of declaration. Okay, they are not accessible outside block of declaration. And what are global variables? block कहो या फिर function भी कह सकते हो, not accessible outside block or function of declaration. ओके, और ग्लोबल वेरिएबल किसको कहोगे? declared outside any function or outside any scope, and these variables are accessible in whole program. पूरे प्रोग्राम में ये वेरिएबल्स जो है एक्सेसिबल रहेंगे, पूरे के पूरे प्रोग्राम में ये वेरिएबल्स जो है एक्सेसिबल रहेंगे। समझ गए कि नहीं? ठीक है, ओके। तो लोकल और ग्लोबल में स्कोप रिजोल्यूशन का रोल क्या है, ये वाली बात क्लियर हो गई। नाउ लेट्स गो फॉर न्यू ऑपरेटर। अब न्यू ऑपरेटर जब काम करता है ये वेरी स्ट्रिक्टली सिर्फ पॉइंटर्स के साथ ही काम करता है। ओके, वर्क्स विथ पॉइंटर्स ओनली, वर्क्स विथ पॉइंटर्स, राइट। तो हमें पहले समझना है व्हाट आर पॉइंटर्स, हमें पहले समझना है व्हाट आर पॉइंटर्स। ओके, चलो देखते हैं पॉइंटर्स क्या होते हैं। ओके, सी टाइटल लिखो ऊपर, इंट्रोडक्शन टू पॉइंटर, इंट्रोडक्शन टू पॉइंटर। इंट्रोडक्शन टू पॉइंटर, चलो हो गया। ओके, अब क्या कहते हैं पॉइंटर्स, जरा समझते हैं। देखो बहुत ही सिंपल सी कॉन्सेप्ट है, पॉइंटर्स जो है बहुत ही सिंपल सी कॉन्सेप्ट है, राइट। देखो जब मैंने आपको कहा था कि व्हेन वी से इंट नम इज इक्वल टू 4, अब हमें सोचना क्या है कि जब हम ये लिखते हैं तब मेमोरी के अंदर क्या होता है। ओके, मेमोरी के अंदर क्या होता है? मेमोरी के अंदर ये जो नम वेरिएबल है इसे 4 बाइट्स एलोकेट हो जाते हैं। नम वेरिएबल को कितने बाइट्स एलोकेट हो जाते हैं? 4 बाइट्स एलोकेट हो जाते हैं। ओके, नम वेरिएबल को 4 बाइट्स एलोकेट हो जाते हैं, वैल्यू बदल देते हैं। पुन्हा विचार करतील 4 असाइन झालं म्हणून 4 बाइट्स का नाही, तो नम को 4 बाइट्स एलोकेट होंगे और उन 4 बाइट में ये 7 वैल्यू जो है स्टोर हो जाएगी, राइट। अब ये जो 4 बाइट एलोकेट हुई है मेमोरी, कहाँ पे एलोकेट हुई? तो ये देखो रैम के अंदर एलोकेट हुई। ये मेमोरी कहाँ पे एलोकेट हुई? ये रैम के अंदर एलोकेट हुई। एवरीबडी क्लियर विद दिस? ये जो मेमोरी है ये रैम के अंदर क्रिएट हुई। ओके, अब रैम के अंदर भी देखो स्टैक होता है, हीप होता है, टेक्स्ट सेक्शन होता है, और क्या होता है गधों, डेटा सेक्शन भी होता है। उसमें स्टैक पे आपके फंक्शन की स्टैक फ्रेम बनेगी और उस स्टैक फ्रेम पे इस नम को मेमोरी एलोकेट होगी। ये जो डिटेल्स है ये हम फंक्शंस वाले चैप्टर में देखेंगे, अभी बस हमें समझना है कि व्हाट आर द पॉइंटर्स। ठीक है, तो ये नम जो है ये 4 बाइट का क्रिएट हुआ, राइट। अब थोड़ा सा अंदर जाके देखते हैं कि ये 4 बाइट में क्या स्टोर हुआ है, कैसे ये 4 बाइट्स क्रिएट हुए हैं। तो उसके लिए आपको 7 का बाइनरी पता होना चाहिए।
क्या कोई बता सकता है कि 7 का बाइनरी क्या है? अब फटाफट मुझे पर्सनल चैट पे रिप्लाई कर दो, मैसेज कर दो, व्हाट इज द बाइनरी ऑफ 7? 7 का बाइनरी क्या है? व्हाट इज द बाइनरी ऑफ 7? हाँ, सांग रे, पटापट 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 पटापट। कल तक जो लेक्चर्स अपलोड हुए हैं देख लो गधों। फालतू का टाइम जो वेस्ट करते रहते हो इंस्टाग्राम पे, वो थोड़ा मेरे लेक्चर्स पे वेस्ट ही कर दो। चलो ठीक है, वेस्ट ही कर दो। स्कोप रिजोल्यूशन कल का अपलोड हुआ है, वो देख लो। और हाँ, क्या कहते हैं उसको, सब्सक्राइब करना मत भूलना। हाँ, व्हाट इज बाइनरी ऑफ 7? तो बाइनरी ऑफ 7 है 111। ओके, चलो डन। अगर किसी को नहीं पता कि भाई बाइनरी ऑफ 7, बाइनरी ऑफ 7 कैसे फाइंड आउट करते हैं, तो जरा आज एक 15 मिनट उस पर अपने वेस्ट कर दो। ओके, इंस्टाग्राम से टाइम मिला आपको तो 15 मिनट उस पर वेस्ट कर दो। बाकी वो इंस्टाग्राम वाला जो जरूरी काम है आपका, वो देखो अगर थोड़ा पोस्टपोन कर सकते हो। ठीक है। ओके, तो 7 का बाइनरी है 111, लेकिन मशीन में ये बाइनरी जो है ये 32 बिट्स में रिप्रेजेंट किया जाता है। कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है? 32 बिट्स में रिप्रेजेंट किया जाता है ये बाइनरी। ओके, तो अगर 32 बिट्स में ये बाइनरी रिप्रेजेंट हो रहा है, अगर 32 बिट्स में ये बाइनरी रिप्रेजेंट हो रहा है, तो ये नम के अंदर स्टोर कैसे होगा ये जरा समझते हैं। देखो, ये जो 4 बाइट्स है इसको थोड़ा सा बढ़ा करके देखते हैं। राइट, मान लो ये है आपके नम के 4 बाइट्स। ठीक है, ये है आपके नम के 4 बाइट्स, और ये है यहाँ तक आपके नम के 4 बाइट्स। ठीक है, तो उसमें मान लेते हैं, देखो ये है पहला बाइट, ये है दूसरा बाइट, ये है तीसरा बाइट एंड चौथा बाइट। राइट, सी, फर्स्ट बाइट, सेकंड बाइट, थर्ड बाइट एंड फोर्थ बाइट। अब इन 4 बाइट्स में आपका ये जो 111 है ये जाकर के स्टोर हुआ होगा। ओके, 7 स्टोर होता है, मतलब उसका बाइनरी स्टोर होता है। खुद 7 वहां 7 नहीं लिखा जाता। क्या स्टोर होता है? बाइनरी 0101 फॉर्मेट में डेटा स्टोर होता है। तो वो होगा, अब 7 का 32 बिट, ये पहला बाइट है, इधर होंगे 8 बिट्स, इधर भी कितने होंगे? 8 बिट्स, 8 बिट्स, 8 बिट्स। राइट, तो इधर स्टोर हुआ होगा, सारे के सारे बिट्स क्या रहेंगे? 0, क्योंकि सिर्फ आखिरी 3 बिट्स 1 है, बाकी सारे क्या रहेंगे? 0, सारे के सारे बाकी रहेंगे 0। इधर अब क्या होगा? ओके, दैट इज हाउ your 1 gets stored in num. Okay, that is how your 7 gets stored in num, and these are the 4 bytes occupied by num. These are the 4 bytes occupied by num. Okay, तो अब हमें ये क्या समझना है, ये जो 4 बाइट्स है, इन 4 बाइट में हर एक बाइट को एक यूनिक नंबर सिस्टम की तरफ से दिया जाता है। सिस्टम मतलब आपकी ओएस। ओके, इस हर एक बाइट को सिस्टम की तरफ से एक यूनिक नंबर दिया जाता है। ओके, क्या नंबर होगा वो तो हम नहीं ना डिसाइड कर सकते। किसने डिसाइड किया? ओएस ने डिसाइड किया। तो हम बस कंसिडर करके चलते हैं, मान लेते हैं कि भाई चलो ये जो फर्स्ट बाइट है उसका नंबर है 1000, ये जो सेकंड बाइट है उसका नंबर है
1001। ये थर्ड बाइट जो है उसका नंबर है 1002 और फोर्थ बाइट जो है उसका नंबर है 1003। ये हम नम के 4 बाइट्स के बारे में बात कर रहे हैं। पुराने बच्चे कंफ्यूज मत होना कि सर अगर ये एरे है तो कैसे। ये एरे नहीं है, ये बस एक वेरिएबल है जिसके अंदर 4 बाइट्स में 7 स्टोर हुआ है और उन 4 बाइट का ये नंबर हम यहाँ पे कंसीडर कर रहे हैं 1000, 1001, 1002, 1003। तो ये 4 बाइट्स जो है वो आपके नम ने ऑक्यूपाई कर लिए हैं। अब हर बाइट का ये जो यूनिक नंबर है, देखो ऐसा कभी नहीं होगा कि किन्हीं 2 बाइट के नंबर सेम है, नेवर, नॉट पॉसिबल। किसी भी 2 बाइट के नंबर कभी भी सेम नहीं हो सकते, इट इज नॉट पॉसिबल। सो इफ यू कंसिडर एनी टू बाइट्स, सबके नंबर्स जो है ये जो यूनिक नंबर्स दिए हुए हैं ओएस ने वो यूनिक रहेंगे और इन्हीं नंबर्स को हम कहते हैं एड्रेसेस। इन्हीं नंबर्स को हम क्या कहते हैं, एड्रेसेस। सो 1000 एड्रेस है, 1001 एड्रेस है, 1002 एड्रेस है, 1003 एड्रेस है। अब हमें क्या सोचना होता है कि इन 4 एड्रेसेस में से नम वेरिएबल का एड्रेस कौन सा है। ओके, नम का एड्रेस, ओके, which address will be considered as address of variable num, 1000, 1001, 1002 या 1003। बहुत सिंपल है, एड्रेस ऑफ फर्स्ट बाइट, address of first byte will be considered as address of variable, address of first byte will be considered as address of variable। समझ गए कि नहीं, address of first byte will be considered as address of variable। Everybody clear with this? डन, ठीक है, ओके। तो यहाँ नम का एड्रेस क्या होगा, यहाँ पे एड्रेस ऑफ नम हो गया 1000। एड्रेस ऑफ फर्स्ट बाइट इज द एड्रेस ऑफ वेरिएबल, तो एड्रेस ऑफ नम क्या हो गया 1000। बस ये 1000 जो है इसे हमें एक्सेस करना है, मतलब हमें पॉइंटर्स के साथ काम करना है। ये जो 1000 आ रहा है ना इधर, इस 1000 के साथ हमें काम करना है, 1000 को एक्सेस करना है, मतलब हमें पॉइंटर्स के साथ काम करना है। बहुत सिंपल है, डन, ओके। तो अगर 1000 is the address of num, then what about the remaining addresses? Okay, they will go as silent addresses। जैसे कि वो क्या होता है, अंग्रेजी में कई बार टी साइलेंट होता है ना, ईडी एंड वाला साइलेंट होता है, वैसे ही ये वाले जो एड्रेसेस है ये साइलेंट एड्रेसेस रहेंगे। ओके, मतलब ऐसी कोई कॉन्सेप्ट नहीं है साइलेंट एड्रेस वाली, ये मैं बस आपको समझा रहा हूँ कि वेरिएबल इन एड्रेसेस को ऑक्यूपाई जरूर करेगा, लेकिन एक्सेस हम वेरिएबल को उसके फर्स्ट बाइट के एड्रेस से ही करेंगे। दूसरे तीसरे चौथे या फिर जितने भी बाद के बाइट्स है उनके एड्रेसेस को हम वेरिएबल का एड्रेस कभी कंसीडर नहीं करते हैं। उन्हें एक्सेस करने का काम ऑपरेटिंग सिस्टम का है, उन्हें एक्सेस करने का काम आपके एग्जीक्यूटर का है। हमारा काम होता है वेरिएबल का एड्रेस यानी कि फर्स्ट बाइट के एड्रेस को एक्सेस करना, बस। बाकी जो ऑक्यूपाइड बाइट्स हैं उनके एड्रेसेस हम एक्सेस नहीं कर सकते। वेरिएबल के सिर्फ फर्स्ट बाइट वाले इस नंबर को ही एक्सेस करने की हमें परमिशन है, डन, ठीक है। तो ये जो फर्स्ट बाइट का नंबर है उसे हम क्या कहेंगे, एड्रेस ऑफ वेरिएबल। ओके, सो व्हाट इज एड्रेस ऑफ वेरिएबल? एड्रेस ऑफ वेरिएबल मीन्स यूनिक नंबर given to its
first byte, unique number given to its first byte. क्लियर हो गया सबको? यूनिक नंबर गिवन टू इट्स फर्स्ट बाइट। डन? ओके, यहाँ तक थोड़ा बहुत समझ गए हो? ओके, जरा नोट कर लो, अपनी भाषा में लिखो। अभी ये अपनी भाषा में लिखो। नोट करा? मॅडम उशिरा येणारे आता घेऊ नका, हो गया अभी। लेट आने वाले नो एंट्री। बाळांनो, जितना हो सके थियोरी लिख लेना। नम इज द वेरिएबल हियर, कैसे स्टोर हुआ, किसको एड्रेस कहेंगे, सब ठीक से लिख लो। लिहून झालं की सांगा रे बाबांनो। चलो हो गया? ओके, तो एड्रेस मतलब होता क्या है, ये वाली बात सबको क्लियर हो गई? अगर किसी को कोई डाउट है बच्चों, तो फटाफट मैसेज कर दो, नो प्रॉब्लम एट ऑल। अगर किसी को डाउट है तो मैसेज कर दो। चलो हो गया? ठीक है, ओके। नाउ सी, टू एक्सेस दीज एड्रेसेस, ओके, जैसा मैंने आपको कहा, ये एड्रेसेस एज ए प्रोग्रामर हम डिसाइड नहीं कर सकते। एज ए प्रोग्रामर वी कैन नॉट डिसाइड दीज एड्रेसेस। ये आपके ऑपरेटिंग सिस्टम डिसाइड कर देगी जब आपके प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन शुरू होगा। ओके, ये सब क्या होगा, ओएस जो है डिसाइड करेगी जब आपके प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन शुरू होगा। राइट, तो एग्जीक्यूशन शुरू होने के बाद ये सारे एड्रेसेस आने वाले हैं। ठीक है, कोड लिखते वक्त हमें बस उन्हें कंसिडर करना होता है कि भाई चलो ऐसे एक्सेस कर सकते हैं। राइट, तो अब ये जो 1000 एड्रेस है जो इस नम वेरिएबल का एड्रेस हो सकता है रन होने के बाद प्रोग्राम, तो इस नम वेरिएबल के एड्रेस को कैसे एक्सेस करेंगे? तो ये जो वेरिएबल के एड्रेसेस है, ये जो वेरिएबल के एड्रेसेस है, ये एड्रेसेस एक्सेस करने के लिए सी या फिर सीपीपी हमें दो ऑपरेटर्स दे रही है। कौन से दो ऑपरेटर्स सी सीपीपी हमें दे रहा है? एक्चुअली सी दे रहा है, वही फिर आगे सी प्लस प्लस में कंटिन्यू हुआ। तो पहला ऑपरेटर जो हमें दे रहा है वो है एंड, और दूसरा ऑपरेटर दे रहा है स्टार। राइट, अब ये जो एंड वाला ऑपरेटर है इसे कहा जाता है एड्रेस ऑफ ऑपरेटर, और ये जो स्टार ऑपरेटर है इसे कहा जाता है कंटेंट एट ऑपरेटर और वैल्यू एट ऑपरेटर और इनडायरेक्शन ऑपरेटर, इसे कहा जाता है कंटेंट एट, वैल्यू एट या फिर इनडायरेक्शन ऑपरेटर। राइट, नाउ वी विल सी how to use address of operator, how to use address of operator। ओके, लिखो आगे।
to work with the addresses of variable. लिखो, to work with the addresses of variable. To work with the addresses of variable, C oblique CPP gives us two operators. एक्चुअली तीसरा भी है एक एरो ऑपरेटर. ओके, बट चलो ठीक है, वो आगे देखेंगे. वो स्पेसिफिकली पॉइंटर के लिए है नहीं, बट पॉइंटर वाली ही केस में यूज किया जाता है. ओके, हाँ, लिखो, C और CPP has given us two operators. First one and address of operator, second one star. और ये दो लाइन लिख लो नीचे. ये दो ऑपरेटर्स विथ देयर नेम लिख लो नीचे. चलो हो गया. ओके, तो लिखो नीचे फर्स्ट ऑपरेटर एंड एड्रेस ऑफ ऑपरेटर. अब हमें इसके कुछ रूल्स पहले समझने हैं. पहला ऑपरेटर कौन सा है? एंड एड्रेस ऑफ ऑपरेटर. ओके, एड्रेस ऑफ ऑपरेटर, राइट. एड्रेस ऑफ ऑपरेटर का बहुत ही सिंपल सा रूल है. ओके, देखो, पहली बात, which entities have addresses. किसको एड्रेसेस होते हैं ये हमें पता होना चाहिए. किसको एड्रेसेस होते हैं? सिंपल सा रूल है, द एंटिटी हैविंग सम मेमोरी कैन हैव एड्रेसेस ओनली. Only those entities which have occupied some memory in the machine can have addresses. Okay, only those entities which have occupied some memory can have addresses. Okay, other entities cannot have addresses. अब कौन कौन से entities है देखो, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ. We have entities जो हमने देखी है C में या फिर C++ में. डेटा टाइप होता है, कीवर्ड्स होते हैं, फिर दोनों मिला के हो गए वेरिएबल्स, फिर हमने देखा ऑपरेटर्स, फिर हमारे पास है फंक्शंस. ओके, व्हाट डू यू थिंक, out of these entities which entities have addresses? Which entities have addresses? क्या लगता है आपको, कौन सी entities के पास addresses होंगे? Enumerations देखे, macros देखे, which entities have addresses. देखो इधर हमने लिखा हुआ है only those entities which have occupied some memory. तो इसमें से कौन कौन सी entities ने memory occupy की होगी? What do you think? बहुत सिंपल है. यस, वेरिएबल्स कैन हैव मेमोरी. वेरिएबल्स हैव मेमोरी, राइट. वेरिएबल्स हैव मेमोरी, तो फिर वेरिएबल को एड्रेसेस रहेंगे. और एक बात, चलो 2-3 रिप्लाई आ भी गए. फंक्शंस आल्सो कैन हैव एड्रेसेस. फंक्शंस आल्सो कैन हैव एड्रेसेस. ओके, उनके पास भी मेमोरी होती है. अब फंक्शन के पास जो एड्रेसेस है वो कैसे एक्सेस होंगे, उसके लिए हमें ये वाले ऑपरेटर्स पे थोड़ा सा काम करते वक्त वो समझना है. कौन से? वो हमने कुछ ऑपरेटर्स देखे थे ना, ये वाले. ये जो 3 ऑपरेटर्स है, ये 3 ऑपरेटर्स पढ़ते वक्त हमें पॉइंटर टू फंक्शन भी समझना होगा. पॉइंटर टू फंक्शन. ओके, थोड़ा सा डिफिकल्ट पार्ट है. ओके, बट समझेंगे इस बार. ये एक्चुअली सी में भी कभी कभी हो जाता है अगर टाइम रहा तो, लेकिन इस बार सी काफी कुछ हो गया हमारा, तो शायद हमने पॉइंटर टू फंक्शन उसमें लिया नहीं. कोई बात नहीं, हम इस बार C++ में करेंगे, क्योंकि पॉइंटर टू फंक्शन के बिना वो 3 ऑपरेटर्स पढ़ना थोड़ा मुश्किल है. उन्हें कर ही नहीं सकते. वो ऑपरेटर दिए ही इसलिए है ताकि आप पॉइंटर टू फंक्शन, पॉइंटर टू वेरिएबल क्रिएट कर सको. चलो ठीक है, तो कौन से एंटिटीज को है? वेरिएबल को एड्रेस मेमोरी रहेगी और फंक्शन को मेमोरी रहेगी. अब जिन
एंटिटीज के पास मेमोरी है उन्हीं को एड्रेसेस होंगे, और जिन्हें एड्रेसेस है सिर्फ उन्हीं पे एड्रेस ऑफ ऑपरेटर काम करेगा। जिनके पास मेमोरी है बस उन्हीं पे एड्रेस ऑफ ऑपरेटर जो है वो काम करेगा। यानी वेरिएबल्स पे एड्रेस ऑफ ऑपरेटर काम कर सकता है, फंक्शंस पे एड्रेस ऑफ ऑपरेटर काम कर सकता है। समझ गए हो? ठीक है, उसमें फंक्शंस जो है इसके साथ अभी हमें काम नहीं करना है, तो वी विल गो विद द वेरिएबल्स। तो रूल बहुत सिंपल सा है, एड्रेस ऑफ ऑपरेटर कैन वर्क विथ फंक्शंस and variables only. Address of operator can work with variables and functions only, क्योंकि only those entities occupy some memory and only those entities can have some address. Only those entities can have some address. समझ गए? For example, see, we have int num is equal to 7 और ये सब चलो मान लेते हैं हमने मेन फंक्शन में लिखा। अब int num is equal to 7 से num के अंदर 7 स्टोर हुआ एंड व्हाट इज द एड्रेस ऑफ num। अब देखो हर बार ये वाली मेमोरी ड्रॉ नहीं करेंगे, अब क्या कहेंगे, num 4 बाइट का num क्रिएट हुआ, ओके, उसके अंदर 7 स्टोर हुआ और एड्रेस ऑफ num is 1000। एड्रेस ऑफ num इज व्हाट, 1000, ओके, ठीक है। नाउ एड्रेस ऑफ num is 1000, तो मुझे ये एड्रेस बस प्रिंट करना है, एक्सेस करना है। एक्सेस करने के लिए हमें सिंपली क्या करना है, एड्रेस ऑफ ऑपरेटर जो है वो आपके वेरिएबल पे लगा देना है एंड num। अब ये वाला ऑपरेशन आपको क्या देगा, ये वाला ऑपरेशन आपको देगा एड्रेस ऑफ num दैट इज 1000। ये वाला ऑपरेशन आपको देगा एड्रेस ऑफ num दैट इज 1000। किसी भी वेरिएबल से पहले एंड लगा दो, आपको उस वेरिएबल का एड्रेस मिल जाएगा। किसी भी वेरिएबल से पहले एंड लगा दो, आपको उस वेरिएबल का एड्रेस जो है वो मिल जाएगा। नाउ वी विल प्रिंट दैट एड्रेस, ओके। तो प्रोग्राम अपना कंटिन्यू हुआ, int num equal to 7 एंड देन आई विल से सी आउट। क्या सी आउट करना है, एड्रेस ऑफ num हमें सी आउट करना है। क्या सी आउट करना है, एड्रेस ऑफ num हमें सी आउट करना है। क्लियर हो गया सबको? ठीक है, अब एड्रेस ऑफ num सी आउट करके इधर क्या प्रिंट हो जाना चाहिए, 1000 प्रिंट हो जाना चाहिए, ओके। तो अब ये चीज जो है इसको रन करके देखते हैं, एक्चुअली प्रोग्राम करके समझेंगे, ओके। सो वी नीड हियर cpp, ओके। तो ठीक है, एक नई फाइल हमने ओपन कर दी, hash include iostream, okay, and then using the namespace std, और फिर यहाँ पे हमने डिक्लेयर किया int num is equal to 7, ठीक है। और फिर मैंने क्या लिखा, cout and num, और फिर हमने क्या लिखा, cout and num। तो num वेरिएबल का जो है वो एड्रेस प्रिंट हो जाना चाहिए, राइट। num वेरिएबल का एड्रेस प्रिंट होगा, तो हमने इसको सेव किया। सेव करके चलो कंपाइल कर लेते हैं। ओ हो, ठीक है, आ गया। सेव कर लेते इसको, प्रोग्राम 1 फाइल हैंडलिंग, नो, कहाँ पे थे अपने प्रोग्राम्स, जस्ट ए मिनट। cpp अरे अपना फोल्डर किया ही नहीं था क्या?
अरे वेट वेट, हो रही स्क्रीन विजिबल हो रही है, रुको। हाँ देखो हो गई विजिबल। ठीक है, तो यहाँ पे एक फोल्डर बना लेते हैं अपना। हाँ, CPP जून 24। अरे क्या हुआ है? नो, हाँ जून 24, और यहाँ पे लिख देते हैं प्रोग्राम 1। ये हो गया। ठीक है, pro1.cpp जो है वो यहाँ पे क्रिएट हो गया। राइट, तो सी आउट एंड नम। अब प्रिंट क्या करता है ये जरा समझते हैं। चलो सेव कर लिया हमने इसको, और फिर कंपाइल कर लेते हैं। और कंपाइलेशन का रिजल्ट आया देखो, एरर 0 वार्निंग 0, एरर 0 वार्निंग 0। ओके, तो अब हम इसको रन करके देखेंगे। ठीक है, तो मैंने ये रन कर दिया, और रन करके देखो एक एड्रेस जो है यहाँ प्रिंट हुआ 0x 6FFE1C। बता सकते हो ये कौन से टाइप का एड्रेस है? कुछ समझ रहे हो? 0x दिया हुआ है, मतलब कौन सा टाइप ये स्पेसिफाई कर रहा है, बता सकते हो? हाँ, यस, ये आपको क्या दे रहा है? ये आपको हेक्साडेसिमल एड्रेस दे रहा है। अब हेक्साडेसिमल एड्रेसेस जो है वो ज्यादा यूजफुल नहीं है हमारे लिए, क्योंकि हम उन्हें चेक नहीं कर सकते। कि जब एरे वाली केस में यूज करेंगे, पॉइंटर अरिथमेटिक में यूज करेंगे, तो भाई एड्रेसेस की वैल्यूज क्या आ रही है, उन दोनों के बीच में कितने बाइट्स का गैप है, ये हेक्साडेसिमल वैल्यू देखकर हम आसानी से समझ नहीं पाते। हेक्साडेसिमल वैल्यू देख के हम आसानी से समझ नहीं पाएंगे। ओके, इसलिए हमें ये एड्रेस जो है ये किसमें चाहिए? इंटीजर फॉर्मेट में चाहिए। कौन से फॉर्मेट में चाहिए? इंटीजर फॉर्मेट में चाहिए। ओके, अब इंटीजर फॉर्मेट में लेने के लिए एड्रेस को इंटीजर फॉर्मेट में लेने के लिए आपको ये चीज याद आ रही है कि नहीं? देखो, टेम्पररीली डेटा टाइप को चेंज करना, टेम्पररी डेटा टाइप को चेंज करना। ओके, क्या कहते हैं इस चीज को? देखो एक रिप्लाई आ भी गया। क्या कहते हैं इस चीज को? टेम्पररी डेटा टाइप को चेंज करने वाली इस चीज को क्या कहते हैं? बोलो बोलो। मोस्टली जी नवीन लोग का है, बड़ानो रिप्लाई करत रहा, एक्टिव रहा, लेक्चर में थोड़ा एक्टिव रहो। हाँ, क्या कहते हैं इस चीज को? यस, इस चीज को कहते हैं टाइप कास्टिंग। टाइप कास्टिंग कैसे करते हैं हम टाइप कास्टिंग? हाउ डू वी डू टाइप कास्टिंग? सिंपल है, आपकी वैल्यू, आपकी वैल्यू, और वैल्यू से पहले यहाँ ब्रैकेट में आपको मेंशन करना होता है डेटा टाइप। जिस टाइप में आपको ये वैल्यू कन्वर्ट करनी है वो डेटा टाइप वैल्यू से पहले पैरेंथेसिस में आपको मेंशन करना होता है। उस डेटा टाइप को वैल्यू से पहले पैरेंथेसिस में मेंशन करना होता है। ये वाली बात क्लियर हो गई? ओके, अब एड्रेस देखो, हमें इंटीजर में कन्वर्ट करने के लिए फिर आप लोग क्या करते हो? कई बार ये हो जाता है, देखो सी आउट, सी आउट हाउ एक्स इज देयर। ओ हो बेटा जी, 0x इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ हेक्साडेसिमल वैल्यू, और इसके आगे हेक्साडेसिमल नंबर होता है। तो जो आपने लिखा है वो हेक्साडेसिमल है। ये आपकी सिस्टम समझती कैसे है? 0x को देख के, x इज नॉट द पार्ट ऑफ योर हेक्साडेसिमल वैल्यू। x के आगे इधर जो लिखा है दैट इज हेक्साडेसिमल वैल्यू, बट ये इसको एज ए हेक्साडेसिमल ट्रीट करना है। ये किसे समझेगा? 0x या फिर 0x। समझ गए? सो x इज नॉट पार्ट ऑफ हेक्साडेसिमल। 0x is the prefix given to the value which informs your executor that it is hexadecimal value.
which informs that it is hexadecimal value. ओके डन, ठीक है। सो मान लो सी आउट, अब हमने क्या किया था कि भाई एड्रेस ऑफ नम जब हमने प्रिंट किया, एड्रेस ऑफ नम जब हमने प्रिंट किया, ओके, तब हेक्साडेसिमल प्रिंट हुआ। अब मैंने क्या कहा भाई इंटीजर में चाहिए तो हम क्या करेंगे, इसको इंट कर देंगे, राइट। लेकिन आपको बता दूं एड्रेसेस जो होते हैं ना, एड्रेसेस वो 8 बाइट्स के होते हैं। मतलब कोई भी अगर एड्रेस आप लोगे वो 8 बाइट का होगा। 8 बाइट इंट में कभी स्टोर नहीं हो सकते। इंट जो है वो 4 बाइट्स का होता है। इंट कितने बाइट्स का होता है, 4 बाइट्स का। फिर 8 बाइट्स का कौन सा डेटा टाइप है, 8 बाइट्स का डेटा टाइप है, देखो इसके लिए हमें इंट पे ये आ गया डबल, सॉरी डबल 8 बाइट का है बेटा जी, थोड़ा सोचो। आई होप, आई थिंक यू आर माई ओल्ड स्टूडेंट, राइट। हाँ, यू आर माई ओल्ड स्टूडेंट। तो बेटा मैसेज करने से पहले थोड़ा सोचना भी चाहिए, राइट। ऊपर जो रखा हुआ है दिमाग, पहली बात इंटीजर एड्रेसेस जो होते हैं वो सारे इंटीजर्स होते हैं, तो डबल के साथ हम उसमें काम नहीं कर सकते हैं। ओके, डबल डेटा टाइप यूजलेस है, ठीक है, क्योंकि सारे एड्रेसेस क्या है, सारे एड्रेसेस इंटीजर्स होते हैं हमेशा, और वो 8 बाइट के इंटीजर्स होते हैं। तो फिर हमें क्या सोचना है कि भाई 8 बाइट वाला कौन सा इंटीजर डेटा टाइप हमारे पास अवेलेबल है। ओके, तो इंट जो है ये 4 बाइट का है, राइट। तो इस पर एक मॉडिफायर आता है लॉन्ग, तो अगर हम लॉन्ग इंट कर दे तो भी ये 4 बाइट्स का ही होगा, लेकिन अगर हम कर दे लॉन्ग लॉन्ग इंट तो फिर आपका ये जो डेटा टाइप है ये कितने बाइट्स का बनेगा, 8 बाइट्स का बनेगा। ओके, वी आर फेमिलियर विथ इंट डेटा टाइप। एक लॉन्ग मॉडिफायर आता है जो आपके डेटा टाइप का मतलब थोड़ा सा चेंज कर देता है, राइट, ठीक है। तो लॉन्ग मॉडिफायर से होता क्या है, आपके डेटा टाइप की साइज बढ़ जाती है। इसलिए से इफ आई से इंट एक्स, तो x बनेगा 4 बाइट्स का, एंड इफ आई से लॉन्ग लॉन्ग इंट x, तो आपका x बनेगा 8 बाइट्स का। आपका x क्या बनेगा, आपका x बनेगा कितने बाइट्स का, 8 बाइट्स का बनेगा। इसका मतलब ये जो डेटा टाइप है ये 8 बाइट में आपकी वैल्यू को कन्वर्ट कर रहा है, टेम्पररी करेगा लेकिन 8 बाइट्स में कन्वर्ट करेगा। तो फिर हमें क्या करना है, जब ये नम को हमें प्रिंट करना होता है, जब इस नम को हमें प्रिंट करना होता है, एड्रेस ऑफ नम जब हमें प्रिंट करना होता है, ओके, तो एड्रेस ऑफ नम क्या होता है, फिर सी आउट कैसे प्रिंट करेंगे, हम प्रिंट करेंगे लॉन्ग लॉन्ग इंट, ओके, एंड नम, हो गया। ओके, ये अगर करने जाओगे ये काम नहीं करेगा, कंपाइलर यहाँ एरर दे देता है कि भाई 8 बाइट को 4 बाइट में कन्वर्ट कर रहे हो, तो फिर ये नहीं मिलेगा, ठीक है, तो फिर ये नहीं चलेगा, राइट। एड्रेस ऑफ नम जो है वो लॉन्ग लॉन्ग इंट डेटा टाइप यूज करके प्रिंट करो, फिर करेक्ट प्रिंट होगा, फिर फिर करेक्ट प्रिंट होगा, समझ गए हो, राइट, ठीक है। तो एंड नम कैसे इंटीजर में कैसे प्रिंट करना है समझ गए, चलो एक बार जरा ट्राई करके देखते हैं। तो यहाँ पे हमने लिखा सी एंड नम, यहाँ पहले दे देते हैं इंट, ओके, कि वही इंटीजर चाहिए तो हमने इंट दे दिया, से इसको सेव किया, लेट्स कंपाइल इट। ये आ गई देखो एरर, ये आ गई एरर, क्या कहती है एरर, चलो जरा एरर को पढ़ लेते हैं।
एरर कहती है कास्ट फ्रॉम इंट स्टार टू इंट लूजेस प्रिसीजन। ओके, लूजेस प्रिसीजन। अब ज्यादा डिटेल में घुसने की जरूरत नहीं है, आप बस ये समझो कि भाई ये इंट जो है इससे काम नहीं बनेगा, हमें कौन चाहिए, लॉन्ग लॉन्ग इंट। चलो सेव कर लेते हैं इसको एंड लेट्स कंपाइल इट। अब देखते हैं सक्सेसफुली कंपाइल, देखो हो गया, सक्सेसफुली कंपाइल हो गया, राइट। ओके, अब इसको रन भी करके देखते हैं। रन करने के बाद हमें देखो एड्रेस जो है वो इंटीजर वैल्यू में मिल गया, 7339548, 7339548। अब ये जो एड्रेसेस है इस पे हमारा कंट्रोल नहीं होता, वो इसने जो एलोकेट करके दिए हैं वही, और उन्हीं एड्रेसेस के साथ हमें काम करना पड़ेगा, उन्हीं एड्रेसेस के साथ हमें क्या करना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा। क्लियर हो गया, राइट। ओके, तो चलो थोड़ा सा नोट कर लेते हैं। अभी किधर डाउट आया है कि बाइनरी में अगर चाहिए तो मिलेगा क्या, मिल सकता है बेटा, लेकिन उसके लिए आपको खुद कोड लिखना पड़ेगा। get this number into integer then convert that integer into binary। ओके, 32 नहीं, कितना 64 बिट वाला बाइनरी आपको लेना पड़ेगा, राइट। वो कर सकते हो आप, कोड करना पड़ेगा उसके लिए आपको, डिवाइड बाई 2 करके रिमाइंडर्स को स्टोर करो, नहीं तो डायरेक्टली प्रिंट कर दो, हो जाएगा। ओके, बाई डिफॉल्ट जो सिस्टम आपको दे रही है वो हेक्साडेसिमल दे रही है, बाई डिफॉल्ट जो दे रही है वो क्या दे रही है, हेक्साडेसिमल दे रही है। डन, ठीक है। ओके, चलो बच्चों फिर इसको प्रिंट कर लेते हैं। क्या क्या लिखा हमने, लास्ट नोट क्या है अपने बताओ जरा, लास्ट नोट हमने क्या लिखी, कोण आलं इथं, ओके हो गया, ठीक है। चलो देखते हैं, राइट। लिखो काय लिहिलं आपण शेवटी, जस्ट अ मिनिट, एड्रेस ऑफ ऑपरेटर, बस इतना ही लिखा, सिर्फ हेडिंग लिखा था। चलो लिखो, फर्स्ट पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट, एड्रेस ऑफ ऑपरेटर। बाळांनो, जेव्हा लेक्चर सुरू आहे तेव्हा प्रॅक्टिकल करत बसायचं नाही बरं का, असला शहाणपणा उगाच करायचा नाही, ठीक आहे। प्रॅक्टिकल करायला तुम्हाला वेळ असतो नंतर, सो आफ्टर लेक्चर तुम्ही प्रॅक्टिकल करू शकता। की काही लोक असला शहाणपणा करतात ते करायचं नाही बाळांनो, पूर्ण लक्ष आपल्या लेक्चरवर असायला पाहिजे। उसके बाद जो है कर लो, सारे डाउट्स आपके मैं सॉल्व कर लूंगा, कोई प्रॉब्लेम नहीं है। ओके, ड्युरिंग द लेक्चर काहीतरी करायचं, सगळ्या गोष्टी आपल्या झालेल्या नसतात, मग अर्धमर्धी काहीतरी वेगळे आउटपुट आले की मला तिथंच लेक्चर मध्ये म्हणा बघा बघा आता हे आमचं कसं होतंय बघा, तर ते शानपणा करू नका, आपलं लक्ष पुढे लेक्चर मध्ये राहू द्या, बाकीचं नंतर बघू आपण। हाँ लेयर बाबा, फर्स्ट पॉइंट लिखो, एड्रेस ऑफ ऑपरेटर के नीचे फर्स्ट पॉइंट, एड्रेस ऑफ ऑपरेटर और से
थांबा जरा. Okay. Address of operator works with those entities, or say works with only variables and functions. Directly लिख देते हैं. Address of operator works with only variables and functions. Works with only variables and functions, because only these entities have memories. Because only these entities have memories, and the entities who have memory can have addresses, and the entities who have memory can have addresses. Next point, when we prefix address of operator, okay, bracket में लिखना and. When we prefix address of operator, bracket में लिखना and, to some variable or function name, to some variable or function name, comma, it gives us address of that variable or address of that function. It gives us address of that variable or address of that function. It gives us address of that variable or address of that function. Next point. In CPP, when we apply or say when we try to print address in CPP, when we try to print address, comma, it prints address in hexadecimal form. It prints address in hexadecimal form. It prints address in hexadecimal form. To print the address in integer format, to print the address in hexadecimal format, to print the address in integer format, to print the address in integer format, to print the address in integer format, we have to typecast it. We have to typecast it. We have to typecast it in long int. We have to typecast it in long int. You have to typecast it in long int, because every address is an 8-byte long integer. Every address is 8 bytes long integer,
because every address is 8 bytes long integer. फॉर एग्जाम्पल, ये पूरा एग्जाम्पल लिख लो, वेट, हाँ ये वाला, तबा सी आउट एंड नम, डन, और फिर साथ में इसका आउटपुट भी लिख लो, वेट, वी हैव टू गो फॉर सिलेक्शन, यस, अभी लिख लो एड्रेसेस, लिहून घ्या बाबांनो. चलो हो गया. ओके, तो ये एड्रेसेस का मतलब होता क्या है, ये वाली बात क्लियर हो गई. एड्रेस ऑफ ऑपरेटर काम कैसे कर रहा है, ये बात आप समझ गए हो, राइट. ओके, तो आज का लेक्चर हम यहाँ पे स्टॉप करने वाले हैं. कल जो है हम थोड़ा सा एक्सटेंड करेंगे, राइट. बिल्कुल भी लेक्चर मिस नहीं करना है, याद रखना, ठीक है. ओके, चलो आज रुक जाते हैं. टुमारो वी विल गो फॉर सम एक्स्ट्रा टाइम.